एक बात सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग जिसमें पूरी दुनिया खींच ली गई थी, उसने सिर्फ 6 साल में दुनिया का नक्शा दोबारा लिख दिया था, तो क्या तुम मानोगे? वर्ल्ड वॉर टू एक ऐसी जंग जो 1939 से 1945 तक चली, जिसने लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये नंबर समझना ही मुश्किल है। मतलब आज के टाइम में कनाडा की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग एक जंग में खत्म हो गए थे। और ये सिर्फ डेथ्स का नंबर नहीं था, ये जंग सिटीज को राख बना गई, इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई और ऐसी नई सुपर पावर्स को जन्म दिया जो आज भी दुनिया के रूल्स डिसाइड करते हैं। अब सोचो ऐसी जंग शुरू हुई कैसे? एक तरफ टेररिस्ट पावर में आ रहे थे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया अभी भी पहले वर्ल्ड वॉर के जख्म से उबार ही रही थी। लोग भूखे थे, मुल्क गरीब हो रहे थे और एक नई दुनिया बन रही थी, लेकिन उसके पीछे प्रेशर कुकर जैसा माहौल तैयार हो रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ सोल्जर्स और बॉम्ब्स का गेम नहीं था, ये थी पॉलिटिक्स, ग्रीड और पावर का खेल, जिसमें आम आदमी बस एक पॉन बन गया था। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 2 को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, किन बड़े मूवमेंट्स ने इसको टर्न किया और किस तरह ये खत्म होकर आज की दुनिया को शेप कर गया। तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। अब समझने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कैसे हुई, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की दुनिया में 1919 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी ने जर्मनी को इतना पनिश किया कि पूरा मुल्क ऑलमोस्ट तबाह होने के करीब आ गया। जर्मनी को कहा गया कि वो जंग की जिम्मेदारी को कबूल करें, अपनी आर्मी की तादाद कम करें और सबसे बुरा, उन्हें इतना ज्यादा पैसे देने को कहा गया कि इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई। सोचो, एक मुल्क जो ऑलरेडी थक चुका हो, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा डाल दिया जाए और उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर जाए कि एक रोटी लेने के लिए आदमी एक ठेला भर के नोट्स ले जाए। इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी में लोग लिटरली अपने बच्चों के खिलौने बनाते थे पैसों के बंडल से, क्योंकि नोट्स की वैल्यू 0 के बराबर हो गई थी। और फिर 1929 आया, ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा। जर्मनी जैसे मुल्कों के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था। जॉब्स गईं, लोग भूखे मरने लगे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। इसी फ्रस्ट्रेशन ने एक फर्टाइल ग्राउंड बना दिया एक ऐसे लीडर के लिए जो कह सके, मैं तुम्हें इज्जत वापस दिलाऊंगा, मैं जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाऊंगा। ये लीडर था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी के साथ जर्मन्स को ये प्रॉमिस किया कि वो उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेगा, आर्मी दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उन सब टेरिटरीज को वापस ले आएगा जो ट्रीटी ऑफ वर्साई ने छीन ली थी। और जब लोग नाउमीद होते हैं तो उन्हें बस एक हीरो चाहिए होता है। जर्मनी के लिए वो हीरो हिटलर बन गया। लेकिन सिर्फ जर्मनी ही नहीं, इटली में मुसोलिनी पावर में आ चुका था, जो एक रोमन एम्पायर दोबारा बनाना चाहता था। और एशिया में जापान की मिलिट्री गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि वो पूरी एशिया पे कब्जा करे। मतलब 1930s के डिकेड तक दुनिया एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदल चुकी थी जिसमें बस एक छोटा सा स्पार्क चाहिए था और फिर सब ब्लास्ट हो जाता। अब सीन ये था कि 1930s के एंड तक हिटलर जर्मनी को फिर से स्ट्रॉन्ग बना चुका था, आर्मी दोबारा बिल्ड हो रही थी, इकोनॉमी दोबारा स्टेबल हो रही थी और लोगों का ट्रस्ट हिटलर पे दोबारा बिल्ड हो रहा था। लेकिन उसका असली प्लान अभी शुरू हुआ था, एक नई जर्मन एम्पायर बनाने का, जिसे वो थर्ड रेश कहता था। सबसे पहला स्टेप उसने लिया 1938 में, ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाकर, जिसे हम एंसुलोस कहते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑस्ट्रिया के बहुत सारे लोग खुद चाहते थे कि हम जर्मनी का हिस्सा बन जाएं। हिटलर ने बिना एक गोली चलाए ऑस्ट्रिया को ऑब्जर्व कर लिया। फिर अगला टारगेट था चेकोस्लोवाकिया। हिटलर ने बोला कि स्टर्डनलाइन एरिया, जहां बहुत सारे जर्मन्स रहते हैं, जर्मनी को दे दिया जाए। ब्रिटेन और फ्रांस जो जंग अवॉइड करना चाहते थे, उन्होंने हिटलर को ये एरिया दे भी दिया। मतलब अग्रेसर को छोटी मोटी चीजें दे दो ताकि वो बड़ा फाइट ना करें। लेकिन हिटलर यहाँ रुकने वाला नहीं था। 1939 के सितंबर में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये वो स्पार्क था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत रखी। लेकिन एक ट्विस्ट भी था। पोलैंड के अटैक से पहले जर्मनी ने सीक्रेटली एक डील साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ, मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट। इस डील का मतलब था कि जर्मनी और यूएसएसआर एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे और पोलैंड को दोनों मिलकर डिवाइड करेंगे। सोचो, एक तरफ जर्मनी वेस्ट से अटैक कर रहा था और दूसरी तरफ यूएसएसआर ईस्ट से। पोलैंड कुछ ही हफ्तों में कोलैप्स हुआ और ये देखकर ब्रिटेन और फ्रांस, जो अब तक हिटलर के साथ खड़े थे, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया, बस अब जंग हो। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया और बस यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। जंग शुरू होते ही जर्मनी ने एक नई स्ट्रेटेजी दिखाई, जिसे वो कहते हैं ब्लिट्जक्रीग, यानी लाइटनिंग वॉर। इसका मतलब था कि जर्मनी अपनी आर्मी, टैंक्स और एयरफोर्स को एक साथ बहुत तेजी से डिप्लॉय करता, ताकि एनिमी कंफ्यूज हो जाए और समझ ही ना पाए कि अटैक कहां से हो रहा है। ये एकदम न्यू स्टाइल था और शुरू में बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। सबसे पहले पोलैंड को कुछ ही हफ्तों में तोड़ दिया गया। उसके बाद 1940 में जर्मनी ने अपना फोकस वेस्ट यूरोप पे डाला। डेनमार्क और नॉर्वे फॉल कर गए, फिर बेल्जियम और नेदरलैंड्स और आखिरकार फ्रांस,
और फ्रांस जो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को रोक चुका था, इस दफा सिर्फ 6 हफ्तों में सरेंडर कर गया। हिटलर लिटरली पेरिस की स्ट्रीट में परेड कर रहा था। अब ब्रिटेन बचा था। हिटलर सोचता था कि इंग्लैंड भी इजीली गिर जाएगा, लेकिन यहाँ सीन उल्टा हो गया। उसने अपनी लुफ्तवाफे एयर फोर्स से बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट की। सिटीज और मिलिट्री टारगेट पे बॉम्बिंग शुरू हुई, लेकिन रॉयल एयर फोर्स ने सिर्फ अपने फाइटर्स और रडार टेक्नोलॉजी के दम पर जर्मनी को पहली दफा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का पहला बड़ा सेटबैक था हिटलर के लिए। इधर यूरोप में जर्मनी आगे बढ़ रहा था, उधर एशिया में जापान अपना एक्सपेंशन चला रहा था। 1937 से ही जापान ने चाइना पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था और फिर साउथ ईस्ट एशिया के रिसोर्सेज पे नजर डाल दी। ऑयल, रबर, आयरन, ये सब जापान की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री एम्बिशंस के लिए जरूरी था। इटली भी अपने हिस्से का खेल खेल रहा था। मुसोलिनी ने नॉर्थ अफ्रीका में इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था ताकि मेडिटेरेनियन सी पे कंट्रोल हासिल कर सके। मतलब अर्ली फेज में ये लग रहा था कि एक्सेस पावर्स लिटरली अनस्टॉपेबल हैं। जर्मनी ने वेस्ट यूरोप कैप्चर कर लिया, इटली अफ्रीका में एक्टिव हो गया था और जापान एशिया में अपनी जगह बना रहा था। अलाइज के लिए सिचुएशन एकदम होपलेस लग रही, लेकिन असली स्टोरी अभी शुरू ही हुई थी। 1941 वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस साल जंग लिटरली एक ग्लोबल फायरस्टॉर्म बन गई। सबसे पहले जर्मनी का प्लान देखो। हिटलर ने डिसाइड किया कि उसका अगला टारगेट होगा सोवियत यूनियन। जून 1941 में लॉन्च किया ऑपरेशन बारबारोसा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंड इन्वेजन। सोचो 30 लाख से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स एक ही टाइम सोवियत यूनियन की तरफ मार्च कर गए। हिटलर का सोचना था कि यूएसएसआर कुछ ही हफ्तों में टूट जाएगा, लेकिन उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया दो चीजें, रशियन वेदर और सोवियत रेजिस्टेंस। इनिशियली जर्मन्स बहुत आगे बढ़ गए, मॉस्को के बिल्कुल करीब तक आ गए, लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हुई टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। टैंक फ्रीज हो गए, सोल्जर्स फ्रोस्ट बाइट से मरने लगे और सप्लाई लाइन टूट गई। इसी वक्त सोवियत यूनियन ने काउंटर अटैक कर दिया और जर्मन्स को रोक दिया। यहाँ से क्लियर हुआ कि यूएसएसआर को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसी साल एक और शॉकिंग इवेंट जिसकी वजह से जंग के डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल गए। दिसंबर 7, 1941 जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे हवाई में एक सरप्राइज अटैक कर दिया। जापान ने सोचा कि अगर वो यूएस की पैसिफिक फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो एशिया में इजीली एक्सपेंड कर पाएगा, लेकिन उल्टा ये उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया, क्योंकि अगले ही दिन अमेरिका ने ऑफिशियली जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। और जब अमेरिका एंटर हुआ तो उसके अलाइज ब्रिटेन और यूएसएसआर के साथ मिलकर जंग का बैलेंस ही चेंज होना शुरू हो गया। अब वॉर सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रही, अब ये एक ट्रू वर्ल्ड वॉर बन गई थी जिसमें पैसिफिक, एशिया, अफ्रीका और यूरोप सब शामिल हो गए थे। 1942 और 1943 वो साल थे जहां जंग का रुख बदलना शुरू हो गया। जो एक्सेस पावर्स शुरू में अनबीटेबल लग रहे थे, अब उन्हें पहली दफा बड़े डिफीट्स मिलने लगी। सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट की। यहाँ हिटलर ने एक और बड़ा टारगेट चूज किया था, सोवियत सिटी स्टेलिनग्राड। ये सिटी स्ट्रेटेजिक भी थी और सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि इसे स्टेलिन के नाम पे रखा गया था। जर्मनी का प्लान सिंपल था, स्टेलिनग्राड को कैप्चर करके यूएसएसआर का मॉरल तोड़ दो, लेकिन यहाँ उनको एक नाइटमेयर फेस करना पड़ा। सोवियत आर्मी ने एकदम ब्रूटल रेजिस्टेंस दिखाया, गली गली, घर घर, हर कॉर्नर पे फाइटिंग हो रही थी। जर्मन सोल्जर्स स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट में फंस गए और जब विंटर दोबारा आई, सोवियत ने एक मैसिव काउंटर अटैक लॉन्च किया। रिजल्ट, लगभग 2 लाख जर्मन सोल्जर्स सरेंडर कर गए। ये था हिटलर का पहला सबसे बड़ा डिफीट और इससे क्लियर हो गया कि यूएसएसआर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब चलते हैं पैसिफिक फ्रंट की तरफ। जून 1942 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ मिडवे। जापान ने सोचा कि वो यूएस को एक और बड़ा नेवल डिफीट देगा, लेकिन इस दफा अमेरिकन रेडी थे। इंटेलिजेंस और कोड ब्रेकिंग की वजह से यूएस नेवी को जापान के प्लान्स पहले ही पता लग गए। रिजल्ट, सिर्फ एक बैटल में जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डूब गए। ये कैरियर्स उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। इसके बाद जापान कभी भी ऑफेंसिव मूड में नहीं आ पाया। और फिर यही नहीं, 1942 में नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट में भी एक टर्निंग पॉइंट आया, बैटल ऑफ एल अलामेन में ब्रिटेन के जनरल मॉन्टगोमरी ने रोमेल, जिसे जर्मनी का डेजर्ट फॉक्स भी कहते हैं, को पीछे धकेल दिया। ये अलाइज की पहली क्लियर लैंड विक्ट्री थी यूरोप अफ्रीका थिएटर में। तो एक तरफ स्टेलिनग्राड ने हिटलर का प्लान तोड़ दिया, दूसरी तरफ मिडवे ने जापान का नेवल डोमिनेंस खत्म कर दिया और अफ्रीका में अलायंस ने अपना पहला टेस्ट ऑफ विक्ट्री लिया। 1943 तक दुनिया को क्लियर दिखने लग गया था कि एक्सिस पावर्स अब डिफेंड कर रहे हैं, अटैक नहीं। 1944 और 1945 ये वो वक्त था जब दुनिया ने
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चैप्टर देखा। एक्सेस पावर्स जो पहले पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाह रहे थे, अब अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे। पहले बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप की। जून 6, 1944 को एक दिन आया जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया गया, डी डे। अलाइज ने फ्रांस के नॉर्मंडी बीचेस पे एक मैसिव इन्वेजन लॉन्च किया। इमेजिन करो, लाखों सोल्जर्स, हजारों शिप्स और एयरक्राफ्ट सब एक ही जगह पे एक ही दिन पे लैंड करते हैं। जर्मनी की फोर्टिफाइड डिफेंसेस को तोड़ना इजी नहीं था, लेकिन अलायंस ने एक ब्रिज हेड बना लिया और उस दिन के बाद से वेस्टर्न यूरोप में हिटलर के घंटे बजने लग गए। दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे भी सोवियत अनस्टॉपेबल हो गया था। रेड आर्मी ने एक के बाद एक जर्मन सिटीज को कैप्चर करना शुरू कर दी। 1945 तक वो बर्लिन के दरवाजों तक पहुंच गए। अप्रैल में बर्लिन पे गिराव हुआ और हिटलर अपने बंकर में फंस गया। अप्रैल 30, 1945 को हिटलर ने अपनी जान ले ली और कुछ दिन बाद जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। यूरोप में जंग ऑफिशियली खत्म हो गई। पैसिफिक में जापान अभी भी फाइट कर रहा था। हर आइलैंड पे एक ब्लडी बैटल होती थी और हर बैटल में दोनों तरफ से हजारों सोल्जर्स मरते थे। अमेरिका ने डिसाइड किया कि अगर जापान पे डायरेक्टली इन्वेजन करेगा तो लाखों और जाने जाएंगी, इसलिए उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाया, एटॉमिक बम। अगस्त 6, 1945 को हिरोशिमा पे पहला बॉम्ब गिरा। 3 दिन बाद नागासाकी पे दूसरा। 2 सिटीज सेकेंड्स में तबाह हो गईं और लाखों लोग तो तुरंत ही मर गए या रेडिएशन से सफर करने लगे। ये साइट इतनी हॉरिफाइंग थी कि जापान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगस्त 15, 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। इसी तरह सितंबर 2, 1945 को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। एक ऐसी जंग जिसने दुनिया का मैप बदल दिया, तकरीबन 7 करोड़ लोगों की जिंदगी ले ली और एक नई दुनिया क्रिएट की, जहां से कोल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशंस और न्यूक्लियर एज की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत का इम्तिहान था। ये हमें दिखाती है कि पावर और ग्रीड किस हद तक इंसान को अंधा बना सकती है और हेट किस तरह पूरी दुनिया को आग में जला सकती है। लेकिन इसी जंग ने हमें एक और चीज भी सिखाई कि अंधेरे वक्त के बाद रोशनी पैदा होती है। यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट की अवेयरनेस और कॉलोनीज की आजादी, ये सब इसी जंग के बाद उभरी। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो या बॉर्डर्स, सब कुछ किसी न किसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ही शेप में आया है। और असली टेक अवे ये है, अगर हम अपने पास से नहीं सीखेंगे तो हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। इसीलिए जरूरी है कि हम शांति, टॉलरेंस और इंसानियत को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि आखिर में जंग में कोई जीता नहीं, सब मरते हैं।